जय हिंद दोस्तों। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से आज क्वेश्चन, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रतियोगिता का सार है और प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसका आज मैं लाया हूँ। 150 क्वेश्चन प्लस रहेगा, लमसम 150 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। वो हमेशा प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाता है। रिवीजन क्लास है, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, लेकिन देखने से पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार का वीडियो बनता है तो आपको सबसे ज़्यादा सहयोग मिलेगा, नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाएगा दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पंच सिद्धांत बृहत संहिता तथा बृहत जातक नामक रचनाओं के लेखक कौन है? 12 मिहिर। देखिए दोस्तों, पंच सिद्धांत का बृहत संहिता और बृहत जातक 3 किताब है। पंच सिद्धांत का बृहत संहिता और बृहत जातक तीनों किताब के लेखक 12 मिहिर है। कौन है? 12 मिहिर है। सामवेद के पद गेय रूप में गाने वाली पुरोहित कहलाता था उद्गाता। यानी सामवेद को वो संगीतों का वेद कहा जाता है। इसमें जो संगीत है उसको गाने वालों को उद्गाता के नाम से जाता है। यानी गाने वाला जो पुरोहित होता था उसे उद्गाता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उद्गाता। याद रखिएगा। प्राचीन काल में ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं की गई हो क्या कहलाती है? अपहत भूमि। प्राचीन काल में ऐसा भूमि जिस पर कभी खेती नहीं किया गया है उसे कहा जाता है अपहत भूमि। क्या कहा जाता है? अपहत भूमि कहा जाता था। प्राचीन काल में ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं की गई हो कहलाता अपहत भूमि। क्या कहलाता? अपहत भूमि कहलाता था। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कहा जाता है कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो कुमारपाल को करते थे। पूछेगा हेमचंद्र किसके सभा में किसके दरबारी थे? तो कुमारपाल करते, कुमारपाल के ही अलंकृत करते थे। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो कुमारपाल का अलंकृत करते थे। किस सूफी संत महबूब इलाही कहा जाता था? कौन सा सूफी संत थे जिनको महबूब इलाही कहा जाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया। किनको? शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही कहा जाता था। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही कहा जाता था। हडप्पा कालीन स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो मेरठ उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? मेरठ उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के किनारे स्थित है हडप्पा कालीन स्थल आलमगीरपुर। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में शुंग राजवंश के संस्थापक पुत्र प्रेम की कहानी है? यानी प्राचीन भारत में किस ग्रंथ में शुंग राजवंश के संस्थापक पुत्र की प्रेम की कहानी का वर्णित है? यानी पुत्र का प्रेम का कहानी का वर्णित कौन है? आप याद रखिएगा, मलका बिकानी मित्र, मालविकानी मित्र है। वह डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल में मूल्यवान विवरण अपनी पुस्तक रिमास्ट्री में दिया था। मैंने कहने का मतलब है कि जहांगीर के शासनकाल में कौन डच पर्यटक आए थे जो रिमास्ट्री में अपना विवरण दिया था, मूल्यवान विवरण दिया। यानी शासनकाल के, जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था। क्या दिया था? जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था। और पुस्तक का नाम था रिमास्ट्री। पुस्तक का नाम क्या था? रिमास्ट्री। फ्रांसीसी पेलसट था। वह जैन संत जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों रहा। जैन संत के बारे में बता रहा दोस्तों, अकबर के दरबार में कुछ वर्षों रहा और जिसे अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वो थे हरि विजय सूरी। कौन थे? हरि विजय सूरी। वो कौन थे? हरि विजय सूरी।
अकबर के दरबार में जैन संत थे। कुछ वर्षों तक इन्होंने रहा और अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दिया। उन्हें नाम था जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया। उनका नाम था हरि विजय सूरी। किसी मुस्लिम शासकों ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ साथ चांदी के सिक्का का निर्गत किया था, तब मोहम्मद गजनबी था। यानी मुस्लिम शासक एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के का निर्गत किया था, मोहम्मद गजनबी था। यानी कहने का मतलब है कि सिक्के के एक तरफ संस्कृत का मुद्रण लेखा किया था, जिसको चांदी का सिक्के का था। कौन सिक्का था? चांदी का सिक्के। वो शासक का नाम था मोहम्मद गजनबी। अब राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, उसको देखते हैं। किसने कहा था कि ब्रिटिश भारत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? किसने कहा था ब्रिटिश भारत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? के.एम. पन्निक्कर। कौन थे? के.एम. पन्निक्कर। किसने कहा था कि ब्रिटिश भारत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? के.एम. पन्निक्कर ने। कौन कहा था? के.एम. पन्निक्कर ने। अंग्रेज द्वारा भारतीय को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी अंग्रेज द्वारा जब अंग्रेज इंडिया छोड़कर अपने देश मुल्क जा रहा था 1947 में, जिस समय जिस समय अपना सत्ता हस्तांतरित कर रहे थे भारतीयों के पास में, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। भारतीय स्वतंत्र संघर्ष के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को प्रसिद्ध है। यानी 16 अक्टूबर 1905 को किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इस दिन बंगाल विभाजन का प्रभाव हुआ था। इस दिन क्या हुआ था? बंगाल विभाजन उत्पन्न हुआ था, बंगाल विभाजन शुरुआत हुआ था। सांप्रदायिक अवार्ड पूना पैक्ट दलित वर्ग के लिए कितनी सीट दी गई थी? यानी पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितना सीट दिया गया था? तो टोटल था 147 में 71 और 147 था। कितना दलित वर्ग के लिए कितनी सीट दी गई थी? 71 है ना, 147, 71 और 147। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? विंस्टन चर्चिल ने भेजा। किसने भेजा? क्रिप्स मिशन भेजा। कौन? विंस्टन चर्चिल ने भेजा। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? विंस्टन चर्चिल ने भेजा। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसका परिणाम नरम और गरम दल का उद्भव हुआ? माने कहने का मतलब है किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ? कौन सा आंदोलन हुआ था? उसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दो भागों में बट गया, जिसमें एक गरम दल और एक नरम दल था। स्वदेशी आंदोलन। कौन आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे। कौन? यानी 1941 से 1946 तक के कौन रहे कांग्रेस के अध्यक्ष? अब्दुल कलाम आज़ाद रहे। कौन है? अब्दुल कलाम आज़ाद। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध कमाटागारू जो जहाज था कहाँ से कहाँ यात्रा कर रहा था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध कमाटागारू जो जहाज था कहाँ से कहाँ तक की यात्रा कर रहा था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये निकला था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। उन्नीस सौ 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण में उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? यानी 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो 28 महीने चला था। कितने महीने? 28 महीने। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला? 28 महीने चला। किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत कर रहे हैं?
गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी को गोपाल कृष्ण गोखले कहे थे कि खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत कर रहे हैं। महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत कर रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन कहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले कहे थे। संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए, यानी संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल 6 महीना का होना चाहिए। कितना महीना का? 6 महीना का होना चाहिए। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है वर्तमान अर्थात तत्कालिक संसदीय प्रक्रिया को रोककर अविलंबीय लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की जाए। अविलंबीय लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा किया जाए। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है वर्तमान अर्थात तत्कालिक संसदीय प्रक्रिया को रोककर अविलंबीय लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा किया जाए। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे करता है, यानी किसे संबोधित करता है? एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को करता है। किसे करता है? राष्ट्रपति को संबोधित करता है। केंद्र में न्याय शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। केंद्र में न्याय शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत सरकार के नवाचार के अनुसार पूर्वता क्रम में न्यायाधीश के ऊपर आते हैं। तो भारत सरकार के नवाचार के अनुसार पूर्वता क्रम में मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आते हैं। कौन आते हैं दोस्तों? तो भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री। भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री। लोकसभा के अनुसूचित जनजाति के लिए किस राज्य में सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? तो मध्य प्रदेश में 6 सीटें हैं। कितना? लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए किस राज्य में सर्वाधिक सीट है? तो मध्य प्रदेश में कितना सीट है? तो 6 सीट है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारतीय संसद का औपचारिक स्थापना कब हुआ था? तो 31 मई 1952 को भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना हुआ था। 31 मई 1952 को भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना हुआ था। 31 मई 1952 को। भारतीय संविधान के किस भाग में आपात उपबंध वर्णित है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में आपात उपबंध वर्णित है? तो 18 भाग 18 में। कितना? भाग 18 में आपात उपबंध वर्णित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनः विलोकन हेतु अधिकृत करता है? यानी कहने का मतलब है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो उच्चतम न्यायालय उसके द्वारा दिए गए निर्णय, यानी उच्चतम न्यायालय एक बार निर्णय दे दिया था, फिर से उसका पुनः विलोकन कर अधिकृत करता है, यानी फिर से उसको री करता है, वो अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। याद रखिएगा दोस्तों, संविधान का एक अनुच्छेद है जिसका नाम है वो जो अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय अगर कोई आदेश दे देता है उसका फिर से पुनः विलोकन कर सकता है। अनुच्छेद 137 यानी 137 अनुच्छेद है। अब आते भारत में विश्व का भूगोल से कुछ तत्व है दोस्तों। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता चंद्रशेखर सीमा। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होता है उसे कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 हो जाए तो सबसे अधिक संभावना होगी हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए, यानी 1/4 भाग कम हो जाए, तो सबसे अधिक संभावना क्या होगी? हमारे वर्ष की अवधि क्या हो जाएगा? यानी साल जो 365 दिन में होता है उसकी अवधि क्या हो जाएगी? कम जाएगी, अगर 1/4 होता है तो। हमारी आकाशगंगा केंद्र की परिक्रमा करने से सूर्य को समय लगता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य का समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष। आकाशगंगा का सूर्य चारों ओर केंद्र का परिक्रमा करता है, 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना?
25 करोड़ वर्ष लगता है। भारत की सबसे छोटी स्थल सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगता है। भारत की सबसे छोटी स्थल सीमा अफगानिस्तान के साथ कितना लगता है? 106 किलोमीटर। भारत की सर्वाधिक लंबी स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है 4096.7 किलोमीटर, यानी 4096 किलोमीटर 7 मीटर लगता है। भारत की सर्वाधिक लंबी स्थल सीमा किसके साथ लगता है? बांग्लादेश के साथ लगता है। भारत की सर्वाधिक लंबी स्थल सीमा किसके साथ लगता है? बांग्लादेश के साथ लगता है। चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो सी ऑफ ट्रेविलिटी कहा जाता है। चंद्रमा पर काले धब्बे वाला क्षेत्र को सी ऑफ ट्रेविलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सी ऑफ ट्रेविलिटी कहा जाता है। दुल्हस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा, दुल्हस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? तो चिनाब नदी पर है। कौन सा नदी पर? चिनाब नदी पर है। भारत का सुदूर पूर्व दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट अवस्थित है। तो गेट निकोबार में। भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो गेट निकोबार में है। भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो गेट निकोबार में है। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु किबिसु स्थित है, यानी पूर्वी बिंदु का नाम है किबिसु। पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? किबिसु। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। रोरिंग फोर्टिज शब्द प्रयोग होता है। रोरिंग फोर्टिज शब्द, यानी रोरिंग फोर्टिज शब्द जो प्रयोग होता है दोस्तों, 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री दक्षिणार्थ के मध्य सशक्त समुद्री हवाएं, यानी 40 से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य समुद्री हवा जो होता है, रोरिंग फोर्टिज शब्द का प्रयोग होता है। रोरिंग फोर्टिज शब्द 40 से 60 डिग्री के आसपास समुद्र के जो हवा चलता है। अब आते हैं दोस्तों पर्यावरण जैव विविधता से क्वेश्चन। राष्ट्रीय उद्यान के आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिकता विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। इन सीटू संरक्षण द्वारा। किसके द्वारा? इन सीटू संरक्षण के द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों को आनुवांशिकता को विविधता को रख रखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। पर्यावरण अवनयन से तात्पर्य क्या है? पर्यावरण अवनयन से तात्पर्य दोस्तों है भौतिक पर्यावरण के एकल या कई संगठकों से उत्पन्न अवनात अवस्था, यानी भौतिक पर्यावरण के एकल या कई संगठकों से उत्पन्न अवनातावस्था। इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है नागालैंड में। याद रखिएगा दोस्तों, इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नागालैंड में। इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नागालैंड में। इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नागालैंड में। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो आर्द्र भूमि से। याद रखिएगा, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो आर्द्र भूमि से संबंधित है। एक सिट्टू संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पति जानवर की विलुप्त प्राय प्रजातियां संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास एवं आवास से पृथक किया जाता है। याद रखिएगा, एक सिट्टू संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पति एवं जानवरों को विलुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। क्या जाता है? प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स स्थित है नई दिल्ली में। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स स्थित है कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। क्या मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। सिगरेट के धुएं में प्रमुख घटक कौन कौन है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन है। सिगरेट के धुएं में मुख्य घटक कौन कौन है?
तो याद रखिएगा दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन है। लाइकेन सबसे अच्छा सूचक है वायु प्रदूषण का। किसका? वायु प्रदूषण का लाइकेन सबसे अच्छा सूचक है। अब आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, कुछ क्वेश्चन दोस्तों। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का आधार वर्ष क्या है? तो 1982 है। कितना? सीपीआई का आधार वर्ष क्या है, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 1982 है। सशक्त योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा, बैंकिंग सेक्टर से। सशक्त योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है। किस क्षेत्र से? बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है। सशक्त योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? बैंकिंग सेक्टर से। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो याद रखिएगा, संविधान 280। भारत में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280। वर्ल्ड इकोनॉमिक से तात्पर्य है कि से उस अर्थव्यवस्था से जिसमें आयात निर्यात नहीं होता है, यानी क्लोज्ड इकोनॉमिक से तात्पर्य है अर्थव्यवस्था से जिसे आयात निर्यात नहीं होते, यानी क्लोज माने बंद, तो क्लोज्ड इकोनॉमिक से तात्पर्य है आयात निर्यात नहीं होता है। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े प्रतिमाह जारी करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो मुद्रास्फीति आंकड़े जारी करता है सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय। सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी स्थापित नहीं किए गए हैं? मैंने कौन से राज्य हैं जहाँ पर अभी भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है? सिक्किम और गोवा में। कहाँ? सिक्किम और गोवा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है। गुरु शिष्य परंपरा परियोजना शुरू की गई है हस्तशिल्पियों के लिए, यानी गुरु शिष्य परंपरा परियोजना शुरुआत किया गया हस्तशिल्पियों के लिए। किसके लिए? हस्तशिल्पियों के लिए गुरु शिष्य परंपरा परियोजना शुरुआत किया गया है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की व्यय के एक मद का नया मूल्यांकन बजट बनाना क्या कहलाता? शून्य आधारित बजट, यानी प्रत्येक वर्ष वित्तीय बजट से वित्तीय वर्ष में व्यय का नए रूप देना वो कहलाता शून्य आधारित बजट, यानी जीरो आधारित बेस्ड बजटिंग। योगक्षेम बाह्म्य किस बीमा कंपनी की टैगलाइन है? याद रखिएगा, योगक्षेम बाह्म्य किस बीमा कंपनी का टैगलाइन है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम। योगक्षेम व्यायाम किस बीमा कंपनी का टैगलाइन है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम का। योगक्षेम व्यायाम किस बीमा कंपनी का टैगलाइन है? तो ये LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम। करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों समान विज्ञान एवं तकनीकी से कुछ प्रश्न। एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग का स्कर्वी बीमारी होता है यदि वह नहीं ले, कौन सा बे? तो बेरी याद रखेगा, विटामिन B12, विटामिन B1 और सूखा रोग विटामिन D और स्कर्वी विटामिन C से। रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त में ग्लूकोज का व्यक्त किया जाता है समान स्तर तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। किसमें? रक्त में ग्लूकोज का जो नापने का यंत्र नापा जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है किस पर? ध्रुवों पर। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव। याद रखेगा, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन तेल की बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव।
बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किए जाने वाले पॉलीकार्बोनेट है। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किए जाने वाले पॉलीकार्बोनेट, कौन सा? पॉलीकार्बोनेट है। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट को। माँ और शिशु के बीच गले लगाना, चूमना किस हार्मोन मोचन को प्रेरित करता है? तो ऑक्सीटोसिन, कौन सा? ऑक्सीटोसिन। माँ और शिशु के बीच गले लगाना या चूमना किस हार्मोन को मोचन को प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? चंद्रमा पर गैस अणुओं का पलायन वेग और वर्ग माध्य में मूल वेग में कम होता है। यानी चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? चंद्रमा पर गैस का अणुओं का पलायन वेग और उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। यानी चंद्रमा पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्योंकि वे अधिक, उत्तर है, वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है, प्रतिलोमानुपाती होता है। अब देखिएगा दोस्तों, कम वोल्टेज पर काम करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं। तो वो जल जाते हैं इसलिए कि वो अधिक विद्युत धारा खींचते हैं, और जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होता है, क्या होता है? वोल्टेज के प्रति प्रतिलोमानुपाती होता है। ऐसे परमाणु जिनके प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, समस्थानिक कहलाता है। क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। ऐसे परमाणु जिनके प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न रहता है, वह समस्थानिक कहलाता है। ए बी रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सर्विस रक्त अदाता कहा जाता है। उसे रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडी का अभाव होता है। उसमें रक्त में क्या होता है? एंटीबॉडी का अभाव होता है। यानी ए बी रक्त वाले व्यक्ति को एंटीबॉडी का अभाव होता है। क्या होता है? एंटीबॉडी का अभाव होता है। पूर्ति करने वाले जैव उर्वरक क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, राइजोबियम एवं एजोस्पाइरिलियम, राइजोबियम एवं एजोस्पाइरिलियम, कौन सा? फसलों एवं नाइट्रोजन पूर्ति करने वाले जैव उर्वरक होते हैं राइजोबियम एवं एजोस्पाइरिलियम। मालवीय 105 या पूसा सुगंध 235 नरेंद्र सुगंध है। मालवीय 105, पूसा सुगंध 235 यानी 235 एवं नरेंद्र सुगंध है। सुगंधित धान की प्रजातियां है। क्या है? याद रखिएगा, मालवीय 105 या पूसा सुगंध 235 याद रखिएगा इस तरह से। तो नरेंद्र सुगंध क्या है? सुगंधित धान की प्रजातियां है। ट्राइकोगार्मा किलोनिस की क्या उपयोगिता है? ट्राइकोगार्मा किलोनिस का क्या उपयोगिता है? तो फसलों में अंड परजीवी छोटी ततैया के अंडों को जैविक विधि से नष्ट करते हैं। फसलों में अंड परजीवी की छोटी ततैया को अंडों को जैविक विधि से क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। गाजर घास पानेसियम परभक्षी कीट है। यानी गाजर घास का जाइग्रोग्रामा बाइकोलोरोटा, जाइग्रोग्रामा बाइकोलोराटा। एग्रोस्टोलॉजी विज्ञानवा शाखा जिसमें अध्ययन किया जाता है घास का। क्या कहा जाता है? घास का अध्ययन। पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनेंस के कारण होता है ग्रंथिका निर्माण। पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनेंस का कारण होता है ग्रंथिका निर्माण। याद रखिए दोस्तों, पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनेंस के कारण होता है ग्रंथिका निर्माण। किसका? ग्रंथिका निर्माण। 100 ग्राम सोयाबीन में पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, 240 ग्राम कैल्शियम, 690 ग्राम फास्फोरस, 11.5 ग्राम आयरन, 20.9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 426 मैग्नीशियम मैग्नीग्राम mg कैरोटीन और 4 ग्राम फाइबर पाया जाता है। भारत सरकार के अधीनस्थ कृषि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मत्स्य पालन विभाग द्वारा राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य नीति का घोषणा कब किया गया था? तो याद रखिएगा 2017 में राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य नीति की घोषणा 2017 में किया गया था। पशुओं के जोड़ों का अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? संधि विज्ञान यानी आर्थोलॉजी। पशुओं में जोड़ों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? संधि विज्ञान, आर्थोलॉजी कहते हैं। मुर्गियों में आवाज उत्पन्न करने वाले अंग का नाम क्या है? सिरिक्स।
मुर्गियों में आवाज उत्पन्न करने वाले अंग का नाम क्या है? सिरिक्स, सिरिक्स, सिरिक्स। क्या नाम है? सिरिक्स। अजलन शाह का प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। कैसे? हॉकी से। अजलन शाह का प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। प्लेइंग इट माई वे किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे किस क्रिकेट खिलाड़ी का आत्मकथा है? तो सचिन तेंदुलकर। एशिया का सबसे प्राचीन एवं विश्व का तीसरा सबसे प्राचीन फुटबॉल टूर्नामेंट है? तो डूरंड कप है। एशिया का सबसे प्राचीन और विश्व का तीसरा सबसे प्राचीन फुटबॉल टूर्नामेंट है? तो डूरंड कप है। यानी विश्व में कहा जाए तो तीसरा है, लेकिन एशिया में प्रथम है। जीवी मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। किससे? जीवी मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। 1877 में हुए प्रथम विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता का विजेता कौन था? यानी 1877 में हुए थे प्रथम विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता का विजेता थे स्पेंसर गोरे। कौन थे? स्पेंसर गोरे। 1877 में हुआ था प्रथम विंबलडन टेनिस, उसमें स्पेंसर गोरे विजेता हुए थे। प्रथम श्रेणी के क्रिकेट खिलाड़ी को जो नोबेल पुरस्कार विजेता है? सैमुअल बेकेट। प्रथम श्रेणी के क्रिकेट खिलाड़ी जो नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे? सैमुअल केवेट, सैमुअल बेकेट, सैमुअल बेकेट। जूडो के मुकाबले में हासिल किए गए अंक को क्या कहते हैं? इप्पोन। जूडो के मुकाबले में हासिल किए गए अंक को कहते हैं इप्पोन। याद रखिएगा दोस्तों, जूडो के मुकाबले में हासिल किए गए अंक क्या कहलाता है? इप्पोन। किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समान अवधि होती है? फुटबॉल की समान अवधि कितना होता है? 90 मिनट का। किस खेल टीम में महिला एवं पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो कॉर्फबॉल, कॉर्फबॉल। यानी किस खेल में महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? कॉर्फबॉल में। एस अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? अरे अरे बाबा, अरे बाबू रिकॉर्डिंग हो रहा है। काटे पड़ते। एस अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से। याद रखिएगा दोस्तों, एस अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से। एस अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से। एस अर्जुन राजा ट्रॉफी। अब आते हैं दोस्तों, बीबीसी का क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स बस्ती के संस्थापक कौन थे? यानी दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स बस्ती के संस्थापक थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स बस्ती के संस्थापक थे महात्मा गांधी। विशाखा मामले में भारत का उच्चतम न्यायालय का निर्णय संबंधित है यौन उत्पीड़न से, यानी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। विशाखा मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय का निर्णय संबंधित है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। फ्लैगशिप सागरमाला कार्यक्रम तटीय गोदी स्कीम के अंतर्गत परियोजना कितने राज्यों तक फैली है? यानी सागरमाला कार्यक्रम जो है तटीय जो है कितने राज्यों तक ये फैला हुआ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 8 राज्यों तक है। इंडेक्स डॉल्फिन जो दुनिया का एक बिरला जीव जो स्तनपायी है, या भारत के मुख्य रूप से किस नदी में पाया जाता है? तो गंगा नदी में। कौन सा नदी में? गंगा नदी में। कौन सा नदी में? गंगा नदी में। इंडेक्स डॉल्फिन, इंडेक्स
इंडस डॉल्फिन जो दुनिया का एकमात्र बिरला जीव स्तनपायी है, जो भारत के किस नदी में पाया जाता है? गंगा नदी में। चटकीरा नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का कोरकू जनजाति है। चटकीरा नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का कोरकू जनजाति। सोमपेन कहाँ का आदिवासी समूह है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। सोमपेन कहाँ का आदिवासी समूह है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज गोपालपुरा अवस्थित है उड़ीसा में। आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज गोपालपुर अवस्थित है उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज गोपालपुरा अवस्थित है उड़ीसा में। आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज गोपालपुरा उड़ीसा में स्थित है। चीन की सीमा पर स्थित भारतीय राज्यों की संख्या कौन कौन है? तो 5 है। चीन की सीमा पर स्थित कौन कौन राज्य है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा दोस्तों, चीन की सीमा पर स्थित भारतीय राज्यों की संख्या 5 है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। लहसुन की अभिलाषित गंध का कारण होता है सल्फर अवगि के कारण। किसके कारण? सल्फर अवगि के कारण। देश का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क स्थापित कहाँ किया गया है? देश का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क स्थापित किया है ओटमपल्लम केरल में। ओटापल्लम केरल में देश का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है ओटापल्लम केरल में। अगर मेरा वीडियो से अच्छा लाभ मिला दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।